नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है न्यू इंडिया, क्योंकि होप ही हम लोगों को जीने का आसरा देता है। हम लोग जब सारी चीज़ें हमारी एगेंस्ट जाते हैं, सारी चीज़ें जब उल्टा चलती हैं, एकमात्र आशा ही हमको जीने का सहारा देता है। और इसी जीने के सहारे को मैं थोड़ा और उज्जीवित करने का कोशिश करता हूँ। अभी 2 दिनों से जो खबर आ रहे हैं उसमें से ये पता चल रहा है कि फिर से जो कंपनीज, जो जापानीज कंपनीज थे, चाइना में काम कर रहे थे, वो लोग तो जरूर ही वहाँ से कुछ करेंगे। और जो दूसरे यूरोपियन कंपनीज थे, उनमें से भी 1000 कंपनीज वहाँ से निकलने के सोच रहे हैं। और उन लोगों ने दूसरा एक देश ढूंढना भी शुरू कर दिया है। इसलिए ये भारत का कर्तव्य बनता है कि ऐसे समय में प्लान किया जाए जबकि किसी को कोई काम नहीं है, स्पेशली बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को जब कोई काम नहीं है, क्योंकि एक बार दिन में 1 बार या 2 बार सिर्फ मॉनिटर कर देने से ही काम हो जा रहा है। इसलिए हम लोगों को अभी तैयार होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसका फायदा ले सकें। क्योंकि आप देखिए, कोरोना चाइना से शुरू हुआ, लेकिन चाइना अभी दूसरे जगहों से, यूरोपियन सेक्टर से और इंडिया के HDFC बैंक से शेयर उठाना शुरू कर चुका है। तो ये बात रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग बचेंगे, सारे लोग तो मरेंगे नहीं। और जो लोग बचेंगे वो लोग कहीं फिर से गुलाम ना हो जाए। मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बचेगा, अब मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं अपना फ्यूचर प्लान करने से ज्यादा अपना देश का फ्यूचर प्लान करना अच्छा समझता हूं। और इस देश के फ्यूचर प्लान करने के लिए मैं कौन होता हूं? जी हाँ, मैं कौन होता हूं? मैं, अगर इस देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, तो उस 135 करोड़ में से मैं एक हूं। और अगर इस देश को 135 करोड़ हिस्से बना दिया जाए तो एक हिस्से का हिस्सेदार हूं मैं। जिस दिन सारे भारतवासी इस चीज को समझ लेंगे, भारत को अपना मान लेंगे, किसी और के हाथ में गद्दी देकर, अपना नाक का नकेल उसके हाथ में देकर घर में बैठ नहीं जाएंगे। अपने MLA और MP को जिस दिन ये सवाल पूछेंगे कि तू क्या कर रहा था, जब हम कोरोना से लड़ रहे थे तो तू क्या कर रहा था, जिस दिन ये लोग जो छोड़ के आ रहे हैं दिल्ली,
चलते चलते फिर से दिल्ली वाले इनको बुलाने आए तो दुगना रेट बोले। ये खुद के लिए वहां पर नौकरी परमानेंट मांगे तभी बात बनेगी। क्योंकि आपने देखा जब काम चल रहा था, मालिक करोड़पति बन रहे थे, तब तो मालिकों ने लोगों को रात दिन खाना पीना देकर काम करवाया। लेकिन जब वक्त खराब आया, एक दिन में धकेला के निकाल दिया गया। क्या 1-1.5 महीना ये मालिक इन लोगों को संभाल कर नहीं रख सकते थे? और जो लोग वहां से निकल कर आए, उनमें से यहां से गए हुए लोग कितने होंगे और उधर से उनमें मिल जाने वाले लोग कितने होंगे, ये किसको पता है। इसलिए दोस्तों, अभी से हिसाब करते हैं। भारत में कितने स्टेट हैं, हर स्टेट में कितने जिले हैं, और अगर 1000 कंपनी से आएंगे तो जिलेवारी एक एक को कैसे सेटल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उड़ीसा से लोहे के पत्थर लेके जमशेदपुर में जाके स्टील बनाया जाए। ऐसे में ट्रक वाले ही अमीर होते हैं और ट्रक वालों की गुंडागर्दी ज़्यादा हो जाती है और नेशनल हाईवे भरा हुआ रहता है, उसके द्वारा पॉल्यूशन बढ़ता है। तो जहां पर वो खनन हो रही है, वहां पर वो स्टील मिल क्यों नहीं लग रहा? हमारे यहां से लोहे का पत्थर किसी और देश में क्यों जा रहा है? क्या हमको मालूम नहीं स्टील बनाना कैसा है? क्या हमको मालूम नहीं कि इलेक्ट्रिक कैसे कोयले से बनती है? अगर हम लोग खोद के सारे कोयला निकाल लेंगे, अगर सारे पेड़ हम लोग ही काट देंगे, तो बच्चों के लिए रहेगा क्या? कल सवेरे बच्चे पूछेंगे कि तुमने जो धरोहर तुम्हारे बाप दादाओं से पाए थे, मेरे लिए छोड़ के क्या जा रहे हो? ये कागज के नोट? मैं तो यहां सांस नहीं ले पा रहा हूं। ये कागज के नोट, ये पीले पीले सोना और ये चमकता पत्थर, इसका क्या मैं खाऊंगा? तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये सिलेक्ट हो जाना चाहिए माइक्रो प्लानिंग के जरिए कि कितने लोग बेकार हैं, कितने लोग जो बेकार हैं उनमें से पढ़े लिखे कितने हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनमें से काम कितने करना चाहते हैं, कितनों के पास जमीन है। जितनों के पास जमीन है वो लोग वहां पैदा क्या करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी प्याज 100 रुपया हो गया मतलब पूरा देश प्याज लगाने में जुट जाए, फिर प्याज 3 रुपया हो जाएगा और कोई नहीं खरीदने वाला मिलेगा। इसलिए वो भी अभी बांट देना चाहिए। एक स्टेट में लिमिटेड दूरी पर सारी चीजें कैसे मिलेंगे और वो चीजें किस तरह फिजिबल होंगे, और जो फैक्ट्री लगेगी वहां पर कहाँ के लोग काम करेंगे, वहां पर कितना
सामान ऑटोमेटिकली बनेगा, कितना लोग बनाएंगे, व्हाट विल बी द परसेंटेज, इसका भी एक हिसाब होना चाहिए। बेहिसाब से करके राजनीतिबाजों को कमीशन खाने देने वाला अब बंद हो जाने वाला चाहिए। अब ये नीति बंद होनी चाहिए। अब लोग उठना चाहिए। अब लोग खुद बोलना चाहिए कि 1 रुपए में चावल मत दो, हमारी जमीन के लिए तुम ठीक ठाक व्यवस्था करो, हम खुद चावल उगा के खाएंगे। जिस दिन तक ये नहीं होगा, जिस दिन तक 1 रुपए के चावल के पीछे लोग दौड़ते रहेंगे, जिस दिन तक इंदिरा आवास के लिए लोग दौड़ते रहेंगे, जिस दिन के तक एक बाथरूम ना होने की वजह से घर की बहू किसी रोड साइड में शौच करती हुई मिलेगी, उस दिन तक इस भारत की कुछ नहीं होने वाला। और जिस दिन तक बच्चे स्कूल में खाना मिलता है इसलिए स्कूल जाएं, उस दिन तक इस भारत की भविष्य कभी उजाले में नहीं आएगा। यहां पर फिर से वही गुरुकुल और ये सारे बिजनेसमैनों को पता चल जाना चाहिए कि एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस, हेल्थ सेक्टर इज नॉट ए बिजनेस। एजुकेशन और हेल्थ को सरकार बिल्कुल फ्री करना चाहिए, तभी तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनका जो ये सेटअप्स हैं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चलाता हूं, मेरे दोस्त कंपनी डाले हुए हैं, मेरे बच्चों को, मेरे जो कॉलेज के बच्चे हैं उस कंपनी में जाते हैं, इसलिए मेरे कॉलेज का नाम रोशन होता है और यहाँ ज़्यादा बच्चे आते हैं, और वो कंपनी वाला उन्हें 6 महीने काम करा के निकाल देता है। और 6 महीने में वो कितना देता है? 15,000 रुपया महीना। तो ये तो एक सोची समझी ठगी हुई ना। ठीक है, तो आप लोग सोचिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। आप लोग सोचिए, सोच के ये सब चीजें कैसे बंद हो सकता है, कमेंट में लिखिए। हम लोग उसको मिला के एक ऐसा चीज तैयार करेंगे और फिर उसे ड्राफ्ट बना के सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि ये हमारा भी देश है। ये ना भूलें कि जो देश है ये आपका भी देश है। कल को आपके बच्चे आपको पूछेंगे, अगर लोग इस देश को लूट रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? उस वक्त क्या जवाब देंगे? मुझे इतनी देर सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक बार और। मैं सरोज साहू। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या क्या हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को टन से मार दीजिए। धन्यवाद।